नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया में जासूसी का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें BEL के एक एम्प्लॉई और कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक जूनियर मैनेजर को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करते हुए अरेस्ट किया गया है। बेंगलोर में BEL में काम करने वाले दीप राज चंद्र को अरेस्ट किया गया है। वो BEL के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर में काम करता था और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को बेच रहा था। BEL भारत की एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली PSU है, जो मिलिट्री के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। और दूसरी तरफ कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जूनियर वर्क्स मैनेजर रविंद्र कुमार को भी UP ATS ने अरेस्ट किया। उस पर पाकिस्तान के लिए क्लासिफाइड डिफेंस इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप है। इसके अलावा कर्नाटक के कारावार नेवल बेस से भी जासूसी का केस सामने आया है। यहाँ पर NIA ने 2 लोगों को, वेतना टंडेल और अक्षय नायक को अरेस्ट किया है। ये लोग पाकिस्तानी एजेंसीज के हनी ट्रैप में फंसे थे। पाकिस्तान की एक फीमेल एजेंट ने फेक सोशल मीडिया ID से इनसे दोस्ती की, उनसे फोटोग्राफ्स और नेवल बेस की सेंसिटिव जानकारी मांगी और इनके अकाउंट्स पर पैसे ट्रांसफर किए गए। कारावार नेवल बेस इंडिया का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस बेस है, जहां INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स स्टेशनड हैं। साथ ही यहाँ इंडिया का पहला शिप लिफ्ट फैसिलिटी भी है, जो सबमरीन्स और शिप्स को जल्दी डॉकिंग और अनडॉकिंग करने में हेल्प करती है। पाकिस्तानी एजेंट्स ने इस बेस से जुड़ी बहुत सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली थी। ये सारे जासूसी वाले केस ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी किस तरीके से इंडिया में अपने स्पाइस एक्टिवेट कर रही है। इंडिया को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की सेफ्टी के लिए और ज़्यादा सख्ती बरतनी होगी, ताकि ऐसे गद्दारों को पकड़ा जा सके। और तो और हमारे देश का कानून भी कमज़ोर रहा है। ऐसे लोगों के पकड़े जाने के बाद भी हमें कई साल तो प्रूव करने में लग जाते हैं कि सही में वो गिल्टी है या नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत देशों में होती हैं, बस जिन देशों के कानून सख्त हैं वहाँ लोग ऐसा काम करने से डरते हैं। जैसे कल ही की वीडियो में मैंने बताया था कि चाइना के इंजीनियर ने सीक्रेट डाटा को लीक कर दिया था, तो वहाँ उसको फांसी की सजा हुई, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि ऐसा करने के बाद इंसान बच नहीं सकता। वही चीज यहाँ भी हार्डली कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि यहाँ भी सीक्रेट डेटा को लीक करते समय इंसान के मन में डर होना चाहिए कि हमारी सरकारों को जब ये पता चलेगा तो हमारे साथ क्या होगा। तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ी रिकमेंडेशन दी है कि AMCA के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को PMO के डायरेक्ट ओवरसाइट में लाया जाए। ये डिसीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि AMCA के लिए बनने वाले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन प्रोग्राम बहुत एम्बिशियस है और इसकी सफलता 2035 तक AMCA के प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगी। PMO की मॉनिटरिंग से प्रोजेक्ट पर स्ट्रिक्ट नजर रहेगी और टाइमली एग्जीक्यूशन हो पाएगा। ये इंजन प्रोग्राम फिलहाल एक क्रूशियल स्टेज पर है, जहां 4 अलग अलग देशों ने अपने प्रपोजल दिए हैं। हर प्रपोजल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेवल्स और वर्क शेयर परसेंटेज की डिटेल्स हैं। ये सभी फैक्टर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इस वजह से हाई लेवल ओवरसाइट जरूरी हो गई है, ताकि डेडलाइंस मिस ना हो और प्रोजेक्ट स्मूथली चले। इंडियन एयरफोर्स ने PMO की ओवरसाइट को सपोर्ट किया है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक और बढ़िया मूव है। इससे जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं और अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। PMO की डायरेक्ट मॉनिटरिंग से ये इंश्योर होगा कि इंजन डेवलपमेंट 2035 तक कंप्लीट हो जाए, जो इंडियन एयरफोर्स के ओल्डर एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट करने के प्लान के साथ अलाइन करता है। इंडियन एयरफोर्स का एम है कि वो 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अचीव करें, जिसके लिए AMCA की टाइमली डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजन प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाने वाले 4 देश, जिसमें US, फ्रांस, UK, रसिया शामिल है, उन सब ने अपनी ऑफर्स को इंडिया के सामने रखा है। हर देश ने अपनी कंडीशंस रखी हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल्स और वर्क शेयर परसेंटेज के बेसिस पर वेरी करती हैं। इंडिया चाहता है कि IPR पर या तो उसका फुल या फिर जॉइंट ओनरशिप हो, ताकि इंजन का फ्यूचर अपग्रेड या यूज इंडिया के कंट्रोल में रहे। लेकिन कुछ देश अपने क्रिटिकल राइट्स रखने चाहते हैं, जो इंडिया की ऑटोनॉमी को लिमिट कर सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया ने पहले भी लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिजिनस डेवलपमेंट में स्ट्रगल किया है, जैसे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में हुआ था। इंडियन एयरफोर्स और DRDO उन्हीं ऑफर्स को प्रीफर कर रहे हैं जो कंप्रहेंसिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देती है, जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग एक्सपर्टीज शामिल हो। इससे इंडिया अपनी इंजन इकोसिस्टम को खुद डेवलप कर पाएगा। फ्रांस का सैफरन M88 इंजन, US का F414 इंजन, UK का रोल्स रॉयस का EJ200 और रसिया का AL41F1 इंजन पोटेंशियल कंटेंडर्स हैं। हर देश अपनी
टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी लेकर आया है, लेकिन पीएमओ ओवरसाइट से इंश्योर होगा कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिले और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे। इंजन प्रोग्राम के सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी और स्केल। 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन बनाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चाहिए, जैसे एडवांस मटेरियल्स, थर्मल मैनेजमेंट और एरोडायनेमिक्स, जिनमें भारत हिस्टोरिकली थोड़ा पीछे है और टाइमलाइन भी टाइट है। AMCA प्रोडक्शन का टारगेट 2035 का है, लेकिन इंजन डेवलपमेंट में ही लगभग 10 साल लगते हैं। इस डेवलपमेंट को एयरफ्रेम डिजाइन, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग के साथ सिंक करना होगा। अगर इंजन डेवलपमेंट डिले हुआ तो पूरा AMCA प्रोग्राम लेट हो सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को इम्पैक्ट करेगा। AMCA के फेज 1 के लिए ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं, लेकिन इंजन डेवलपमेंट के लिए और भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फैसिलिटीज में पीएमओ ओवरसाइट से बजट अप्रूवल फास्ट हो सकते हैं और रिसोर्सेज अलोकेशन प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए की मिलिट्री खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें एयरफोर्स के लिए एडवांस सर्विलांस एयरक्राफ्ट, आर्मी के लिए नए T-90 टैंक इंजन्स और नेवी के लिए पावरफुल टॉर्पीडोज शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स खरीदे जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट्स वॉरफेयर का पूरा नक्शा बदल देते हैं, क्योंकि ये एनिमी के मूवमेंट और एक्टिविटीज़ को दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। इससे इंडिया को एडवांस वार्निंग मिलती है और वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैयार कर लेते हैं। आर्मी के लिए नए 1350 हॉर्स पावर इंजन खरीदे जा रहे हैं, जो T-90 टैंक्स में लगाए जाएंगे। अभी तक इन टैंक्स में 1000 हॉर्स पावर इंजन लगे हैं, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। नए इंजन से टैंक्स ज़्यादा तेजी से मूव कर पाएंगे और उनकी बैटलफील्ड मोबिलिटी बढ़ जाएगी। नेवी के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो खरीदे जा रहे हैं। ये इंडिया में बनी शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज है, जो एनिमी की सबमरीन्स को टारगेट करने में हेल्प करती है। इन टॉर्पीडोज की रेंज ज़्यादा है और एक्यूरेसी भी बेहतरीन है, जो नेवी के कॉम्बैट पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। इसके साथ ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने की पूरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की गाइडलाइंस भी इम्प्रूव की है। इस इनिशिएटिव का पर्पस है 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाना, ताकि इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन फास्ट हो सके। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।